ये जो पेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पूरा माइंड मैप है यहाँ पे, पूरा समराइज किया गया है यहाँ पे। अपन ने चैप्टर फर्स्ट चालू किया था जिसका नाम क्या था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। इसके टोटल 7 डायमेंशन थे। कितने डायमेंशन थे? 7 डायमेंशन थे। फर्स्ट अपन ने देखा था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी होता क्या है। क्या दोनों चीजें सेम है? नहीं, ये दोनों चीजें सेम। ठीक है, फिर अपन ने इकोनॉमिक्स समझाना होता है क्या है, जिसमें प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी होती है, वो क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमी क्या होता है? जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ लाइफ से होता है। ठीक है, फिर अपन ने सेकेंड डायमेंशन इसका किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर 4 चीजें पड़ी थी, याद है क्या क्या है? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 4 इसके मेनली थे ना। ठीक है, इसके बाद अपन ने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था जिसके अंदर 3 डायमेंशन थे। याद है? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके अंदर कितने थे टोटल? 5 थे। क्या क्या थे 5 उसके अंदर? ठीक है, उसके अंदर टोटल 5 सेक्टर पड़े थे। फिर अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। 2 सेक्टर उसके अंदर पढ़े थे अपन ने, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इसके बाद अपन ने चालू किया था थर्ड वाला डायमेंशन जो क्या था अपना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसके अंदर कितनी चीजें पढ़ी थी अपन ने? 2। एक प्राइवेट सेक्टर पढ़ा था, एक पब्लिक सेक्टर पढ़ा था। प्राइवेट क्या होता है? नहीं, लेस देन 50%। वो क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो मोर देन 50% होता है, तो वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने चालू किया था फोर्थ डायमेंशन जिसके अंदर अपन ने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी किया था। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जिसमें एक स्मॉल पार्ट की बात होती है, जैसे मेरी इनकम की बात होगी इंडिविजुअल की, तो क्या हो जाएगा वो? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और जब नेशनल इनकम की बात होगी, पूरी राष्ट्र की बात होगी, भारत देश की इनकम की बात होगी, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है? दो, जिसलिए हम ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे? 2 रीजन समझाए थे मैंने। एक तो हमारी जो डिजायर है वो क्या है? अनलिमिटेड डिजायर है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसलिए ये विषय को पढ़ा जा रहा है। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, अब अपन ने ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है? टर्सरी सेक्टर, जो थर्ड वाला था। कितना था उसका, याद है क्या? 55% के आसपास। वेरी नाइस। एंड अपन ने इसके बाद पढ़ा था सबसे लोएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन जीडीपी में, जो प्राइमरी सेक्टर। रेट याद है क्या? 17%। और एक सेकेंडरी सेक्टर वाला पढ़ा था जिसकी रेट आपको याद है क्या? 29%। वेरी नाइस। हो गए क्लियर पूरा ये? और क्या आगे चले अपन अब यहाँ से? ठीक है, एक मेन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कैपिटल? कैपिटल का रिजल्ट क्या होता है, बताया था मैंने। क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लेबर? बेजेस। ठीक है, और एंड एक और पढ़ा था अपन ने इसके अलावा कि जब मैंने कि कोई बिल्डिंग वगैरह किराए से लेते हैं अपन, तो उसको क्या देना पड़ता है रिटर्न में? रेंट देना पड़ता है। ठीक है, हाँ, एक पढ़ा था अपन ने मानव पूंजी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। कुछ आइडिया इसके बारे में क्या होता है? जो एजुकेशन हो, जिसके पास स्किल हो, जिसके पास अच्छी हेल्थ हो, तो वो क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल होता है। और यदि इसके पास कुछ नहीं है, ना ही एजुकेशन है, ना ही अच्छी हेल्थ है, ना ही कुछ स्किल है, तो वो सिर्फ एक मानव है। सिंपल सा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको सोशल कैपिटल समझाया था। सोशल कैपिटल क्या होता है? गुडविल, जिससे नाम से ही काम हो जाना, है ना। वो एमएलए वाला एग्जांपल दिया था आपको मैंने। याद है इतनी चीजें? ठीक है, हाँ, एक और क्वेश्चन है अपने पास में। जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? रेड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है।
जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो स्किल लेबर होते हैं, स्किल वर्कर जैसे इंजीनियर वगैरह, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वाइट कॉलर के नाम से, राइट। और जो अनस्किल है उनको ब्लू कॉलर के नाम से जाना जाता है। वेरी नाइस। मतलब ये है कि तुमको चीजें याद हो रही हैं, है ना? जो अपन 3 दिन कंटिन्यूस रिवाइज कर रहे हैं तो चीजें ओरली याद है ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, एक मेन चीज और, जो प्राइमरी सेक्टर है वो किस पे डिपेंडेंसी टोटल उसकी? एग्रीकल्चर पे। सेकेंडरी सेक्टर पर किस पे है? सर्विसेज। सर्विसेज नहीं, सॉरी, इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड हो जाएगा। और थर्सरी जो लास्ट वाला सेक्टर है उसका, जो सर्विसेज वगैरह, गुड्स हो या सर्विस, दोनों, ठीक है। ये आज अपना नया टॉपिक है थोड़ा। उस दिन ने इस टॉपिक को थोड़ा सा समझाया था, ज़्यादा नहीं समझाया, ठीक है। बस इतना बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या है, मैक्रो क्या है, ठीक है। अब इसको डिटेल थोड़ा समझते हैं, फिर अपन चैप्टर, मतलब जो ये जो सब चैप्टर है इसके, मतलब ये डिमांड सप्लाई, तो इनको डिटेल्स में आगे करेंगे अपन, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन डिफरेंस क्या होता है? ये एक यूनिट की बात करता है, सिंगल यूनिट, ठीक है। और ये जब बात करता है पूरा एग्रीगेट, टोटल, जैसे कि मेरी इनकम और पूरी नेशनल इनकम के बारे में बात होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? अपन चालू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है मेन, उसे बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। इसके 3 टॉपिक है जो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट है। एक होता है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, दूसरा होता है प्रोडक्शन थ्योरी, एंड थर्ड वाला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। 3 इसके मेजर रोल है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। आप मैक्रो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्या होता है, अभी माइक्रो पर फोकस है, जो छोटा लेवल पे, स्मॉल लेवल पे है, ठीक है। तो अपन समझते हैं सबसे पहले एक कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी होता है क्या है ना। इसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं सबसे पहले, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ठीक है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न घटकों में आवंटित करता है ताकि अधिकाधिक संतुष्टि सुख अर्जित किया जा सके। आज हमारा राहुल जी आया नहीं था, ठीक है, नहीं तो उसका एग्जाम्पल सही है। जैसे उसने बिस्किट मतलब बनाने की कंपनी चालू करी थी उस टाइम पे, है ना, वो बिस्किट बना रहा था। तो मतलब यानी कि मेनली इसको ध्यान, मतलब यानी कि जो कंज्यूमर है अपने सामने, उसको अधिकतम सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, वो इतना सेटिस्फाई कैसे हो सके, अभी समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, उपभोक्ता का सिद्धांत, ठीक है। अब सबसे पहले राहुल ने क्या किया था, अच्छे से समझना, ठीक है, आ जाएगा समझ में, इजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है ना। राहुल ने सबसे पहले क्या किया था, उसने बिस्किट बनाना चालू किया था। और वो मेरे पास आया था तो मैंने उससे कितने क्वेश्चन पूछे थे? 3 क्वेश्चन पूछे थे। क्या पूछा था? भाई तुझे क्या बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है, और किसके लिए बनाना है, वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। 3 क्वेश्चन उससे मैंने मैंने पूछे थे। तो उसने मेरे से बोला था सर मुझे बिस्किट बनाना है, ठीक है। तो ये जो उसने सोचा कि बिस्किट बनाना है मुझे, ठीक है, तो उसका मेन पर्पस क्या था? मेनली पर्पस था प्रॉफिट अर्न करना है उसको, ठीक है। तो जो मेन पर्पस है मार्केट में, ये पूरा मार्केट समझ लो, ठीक है। यहाँ कंज्यूमर बैठे हुए हैं, ठीक है। कंज्यूमर समझते हो क्या होता है? कस्टमर, जैसे कि अपन कोई मतलब बिस्किट खरीदने जा रहे हैं तो अपन वो कंज्यूमर हो गए, ठीक है। तो जब ये राहुल सोचता है यहाँ पे बैठे बैठे कि मेरा मेन टारगेट ये है कि जो कंज्यूमर है उसका, उसकी डिमांड क्या है, मेन वो क्या चाहता है मेरे से। यदि मैं बिस्किट में कुछ ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसा नया करूँ कि मतलब यानी कि
जिससे कंज्यूमर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, मतलब उसकी जो डिजायर है ना वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब वो थोड़ा संतुष्ट हो जाए। मेनली इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी लाया गया, ये सिद्धांत बनाया गया। इसका पूरा एक डिटेल चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, बस अभी रफली इतना ही समझना है। ठीक है। अब सबसे पहले ये अभी छोड़ दो सेकंड वाला, थर्ड वाले पे आते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। ये क्या सिद्धांत होता है ना। ठीक है। सीओपी बोला जाता है जिसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि आपको ये पता है सीपी क्या होता है। एक होता है एमपी, एक होता है एसपी। इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, इसे बोला जाता है मार्क प्राइस। ठीक है। इसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस। एनी आइडिया, कुछ पता है इसके बारे में। सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है एंड एसपी क्या होता है। ये चीजें समझ में आ रही तो पूरा अपना जो सीओपी वाला है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो अपन धीरे से समझते हैं जैसे क्या होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। मेनली जैसे कि राहुल ने बिस्किट बना रहा था वो, ठीक है। तो जो बिस्किट बनाने में उसको जितनी भी कॉस्ट लगी, जितना भी उससे खर्चा हुआ, सिंपल सी इसे बॉटल रखी है, ठीक है। तो एक बॉटल को बनाने में कितना एक्सपेंस लग रहा है हमें, मतलब जो भी बिजनेसमैन है, जो भी ओनर है, ठीक है। राहुल क्या हो गया था, अपने लिए ऑन्टरप्रेन्योर हो गया था, ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस था, वो ओनर था उसका। ठीक है। तो एक बॉटल में जो बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगी हुई है, वो क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। सीपी समझ में आया। जैसे कि ये जो पैनल है, जो भी कंपनी का, जो कंपनी ने बनाया है इसको, जितना खर्चा है वो क्या हो जाएगा उसके लिए, सीपी हो जाएगा। क्लियर, जिसे हिंदी में बोला जाता है लागत मूल्य। ठीक है। सीपी क्लियर। अब एमपी क्या होता है, इसे बोला जाता है हिंदी में अंकित मूल्य। मार्क प्राइस क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो बॉटल है, वो 100 रुपीज में उसने बनाया। कितने बनाया, 100 में बनाया। ठीक है। अब क्या वो डायरेक्टली 100 में बेच देगा क्या, नहीं बेचेगा। कुछ तो प्रॉफिट ही उसका एम है ना अपना, मेन मोटिव क्या है उसका, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। तो सपोज करो वो इस बॉटल पे जो मार्क प्राइस करता है 200। आपने देखा होगा कुछ भी मतलब परचेस करते हो, जैसे कि ये, इस पे भी एमआरपी होती है, इस पे एमआरपी लिखा रहता है, वही होता है अपना एमपी। जो एक प्राइस रहती है ना किसी के ऊपर भी, वो क्या होता है अपना एमपी। तो मार्क प्राइस क्लियर हुआ। ठीक है। अब फाइनली जब वो मतलब इस मार्क प्राइस, अब कस्टमर को ये दिख रहा है सामने, उसे ये नहीं पता है कि सीपी कितना है। पता है क्या, ये पेन को कितने बनाया पता है क्या, एनी आइडिया, किसी को भी नहीं पता है। अपने को सिर्फ पता रहता है जो मार्क प्राइस रहती है, इस पे जो लिखा रहता है एमपी। ठीक है। तो देन क्या होता है, ये एमपी के बाद वो सेलिंग करता है, मतलब उसको, ठीक है, जैसे कि बॉटल सेल हो जाएगी। तो अब उसने अल्टीमेट सेल मान लो सपोज करो 150 में किया। ठीक है। आप समझो ध्यान से, कितने में बनाया उसने, 100 में। जब मार्केट में उसने सप्लाई किया तो उसने प्राइस कितनी बताई, 200। देन जब रियल में जब कस्टमर के पास में वो चीज पहुंची, जो भी गुड्स वगैरह पहुंचा, कितने में पहुंचा, 150 में। ठीक है। अब यहाँ मुझे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि उसका प्रॉफिट कितना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन उसका क्या है, प्रॉफिट कितना है। दूसरा क्वेश्चन है कि उसने कुछ डिस्काउंट वगैरह भी दिया है क्या। ये दो क्वेश्चन, सोचो क्या है इसमें। प्रॉफिट 50 एंड डिस्काउंट कितना हो रहा है,
अरे सपोज करो आप किसी शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है। तो अपने पास उसका जो भी ड्रेस वगैरह आप ले रहे हो तो सीपी तो पता नहीं है, ठीक है, कि कितने में बनाया है उसको। वो क्या बताता है, एमआरपी इतनी है, ठीक है। तो एमआरपी मान लो सपोज करो उसमें कितना होता है, 200। तो गर्ल्स लेडीज वगैरह उनका क्या रहता है कि थोड़ा तो डिस्काउंट दो भैया, मतलब है ना। तो अल्टीमेटली वो कितने में लेके आ जाते हैं, 150 रुपीज़ में। तो ये 200 से 150 हुआ, तो 50 रुपये जो है वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, अब क्लियर है। प्रॉफिट बता रहा हूँ ना, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस। मैंने कितने में बनाया, 100 रुपये में वो चीज़ बनाई। मैंने अल्टीमेट कितने में बेचा उसको, 150 में। तो ये जो डिफरेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट, 50। अब जैसे दोनों तरफ 50-50 हो गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन 30 कर देते हैं, ये 130 हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा अपना प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है, डिस्काउंट कितना है। प्रॉफिट है 30 रुपीज और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 70 रुपीज। अब पता चला मेनली किसा हुआ है, बनाया है 100 में, उसकी एमआरपी कितनी रखी मैंने, 200। सेल प्राइस कितना है, 130। इन दोनों का डिफरेंस जो रहता है वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट। हमेशा 70 रुपये क्या आ जाए, 70 रुपीज क्या होगा, डिस्काउंट हो गया उसका। और सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट। अब चीजें समझ में, अब क्लियर हो रहा है। ठीक है, कुछ डाउट है इसके अंदर कि सर सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। पढ़ा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें क्या रहता है, कीमत का सिद्धांत जिसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, जब भी अपन कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, जैसे बिस्किट लेके आ रहे हैं, तो उसकी प्राइस क्या रखें। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है मेन बताता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है। जब इसका चैप्टर डिटेल में करेंगे ना तो पूरी चीजें और क्लियर हो जाएगी। अभी जो बेसिक समझा है बस इतना इनफ है अभी उसके लिए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ये पढ़ के। वास्तव में यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है। ठीक है, क्लियर। अपना अपने दो हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स। क्या हुआ, एक कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की अपन ने, एंड सेकेंड क्या किया, सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया। अब आता है प्रोडक्शन थ्योरी, ये मैंने करवा दिया पहले। जो 3 क्वेश्चन पूछे थे ना आपसे मैंने, वो इसके अंदर ही है। मुझे क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है, इसका भी डिटेल पढ़ लो है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उत्पादक यह विचार करता है कि किस प्रकार वस्तु का उत्पादन करना है, मतलब कैसे उत्पादन करना है। ठीक है, कितना करना है ताकि उससे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। अभी ज़्यादा परेशान मत होना कि अभी सिर्फ जस्ट नॉलेज है चैप्टर का ही। ठीक है, अभी पूरा इन डेप्थ पढ़ा बचा हुआ है इसका। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जब चालू होगा ना तो करीबन 2 दिन का ये टॉपिक है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। 2 से 3 दिन इसके अंदर लगने वाले, प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर। सीओपी के अंदर भी 2 से 3 दिन जाएंगे अपने। तो ये पूरा डिटेल में है, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब आगे चले क्या। अब अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीजें थी। ठीक है, अपन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स चालू करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ना है थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं जस्ट नॉलेज के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक तो नेशनल इनकम आ जाएगी इसके अंदर, जीडीपी वगैरह आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, देन ये फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इसके अंदर आ जाएगा, बजट आ जाएगा, मनी सप्लाई चेन आ जाएगी इसके अंदर, एक्सचेंज रेट, और ये बीओपी भी आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी बस जस्ट ये नाम पढ़ लो और कुछ नहीं करना है।
जब मैक्रो इकोनॉमिक्स चालू होगा तो अपन स्टार्ट से मतलब यानी कि हम समझेंगे प्रिंसिपल क्या होता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, फिर फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो पूरा वो कवर हो जाएगा वहां से। ओके, आगे बढ़े पर। अब सबसे बड़ा टॉपिक और ये लास्ट है, मतलब इसका जो एक और मतलब एक डायमेंशन और बच रहा है, दो बचे हैं, मतलब वो छोटे छोटे हैं, बस सबसे बड़ा डायमेंशन ये है इसके पास में। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आपने सुना होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसा कुछ सुना होगा? नहीं सुना है किसी ने? सुना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आज अपन डिटेल्स में जानेंगे कौन कौन सी इकोनॉमी है। ठीक है, अपने इसके पास अपने 3 और 4, टोटल इसके 7 डायमेंशन बने हुए हैं। ठीक है, 7 पार्ट में बटा हुआ है ये। तो सबसे पहले अपन जाते हैं यहाँ पर। हम्म, सबसे पहला डायमेंशन आता है इकोनॉमिक्स के टाइप में, ये हिंदी में बोला जाए शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर, इंग्लिश में बेस्ड ऑन द इंटर रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब देश के साथ में, जैसे कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करना दूसरे देश में जाएगी चीज यहाँ से, जैसे यूएसए में कुछ चीज भेज रहे हैं अपन, गुड्स या सर्विस दे रहे हैं, वहां से कुछ इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात होती है यहाँ पे। सबसे पहली इकोनॉमी इसके अंदर आती है ओपन इकोनॉमी। ओपन है, पूरी नाम से क्लियर है, जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए परमिशन है। ठीक है, जैसे हम जो भी चीजें चाहे गुड्स पहुंचाना हो यहाँ से यूएसए, तो मतलब उसे क्या बोला जाएगा, ओपन इकोनॉमी, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता हो। ठीक है, जहाँ पर परमिशन है। और जैसे कि क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था जैसे हिंदी में बोला जाता है, वहां पर क्या है, आयात व निर्यात नहीं है, मतलब वहां पर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल, यदि हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हो जाए तो सिर्फ इंडिया की जो भी गुड्स और सर्विस वो सिर्फ इंडिया में ही रहने वाली है, इससे बाहर नहीं चलेगी, बट ऐसा है ही नहीं। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हुई क्या होती है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, आसानी से। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था, जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके, बस इतना समझ लो, इसके बाद कुछ पढ़ने की भी इसके अंदर जरूरत नहीं है। अपन चलते हैं आगे, ये मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर निकल के आता है पीएससी में। और अभी तो शायद एमपीपीएससी की डेट बढ़ा दी है ना। अच्छा है आपके लिए, आपका तो सिलेबस भी शायद जाता है कि थोड़ा बहुत हो जाएगा, है ना। अच्छा चांस मिला है फिर इस बार। हाँ, क्या डेट है उसकी, नहीं जून में ना, 24। अच्छा टाइम है फिर तो, मतलब अप्रैल पूरा बचा हुआ है, मई बचा हुआ है और जून भी है। तो भी जैसे अपन स्टार्ट किया तो कुछ मालूम नहीं था कैसे पढ़ना है क्या। हाँ, स्टार्टिंग में ही मतलब 2 महीने में मैं परेशान थी कि मतलब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। नहीं नहीं, मेरा ये मानना है, सर का नंबर मैंने आपको सर से कांटेक्ट किए। दीदी चांस अच्छा मिला है आपको, ठीक है, मतलब अप्रैल में एग्जाम होने वाली थी इनकी, ठीक है, अभी 2 महीने 2.5 महीने आपके पास, यदि सही से टाइम का यूज हो जाए तो बड़ी बात नहीं क्लियर करना प्री एग्जामिनेशन, और मेंस के लिए फिर 3 से 4 महीने आपके पास। तो अपन जानते हैं संसाधनों के स्वामित्व या उत्पादन के साधन या सरकार की भूमिका के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन ओनरशिप, मतलब एक सिंपल सा है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है वो 3 टाइप की। ओनरशिप मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा अधिकार हो, मेरा हो, आपका हो, या गवर्नमेंट का हो, किसी का भी। ठीक है, ओनरशिप जैसे बिल्डिंग सर की है तो उनका ओनरशिप है इसमें। ठीक है, राइट, समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप है इसके, अच्छे से समझना है, टॉपिक बहुत अच्छा है। कितने टाइप है इसके, 3 टाइप है। पहला कौन सा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा क्या है मिक्स इकोनॉमी। क्या है तीनों, बोलो फटाफट। हाँ, पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपन जब पढ़ते हैं, इसमें राहुल का एग्जांपल, राहुल जो है उसका निजी बिस्किट की कंपनी बना रहा था, ठीक है, उसकी खुद की ओनरशिप है उसके अंदर,
इसमें इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसके अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें ओनरशिप मेरे पास में है, शासन कुछ नहीं करेगी, जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, समझ में आ रही है पॉइंट? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे बोला जाता है। क्या होता है? जिसमें ओनरशिप हमारे पास में हो, शासन उसके अंदर कुछ अस्थिर से मतलब यानी कि आके कुछ बोलेगी नहीं हमें। ठीक है, ओनरशिप जिसके अंदर हमारे पास में है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जिसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें पूरा गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, ओनरशिप किसके पास में रहेगी? उसके अंदर गवर्नमेंट के पास में रहेगी। और मिक्स इकोनॉमी, जिसे नाम से क्लियर हो रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी आ जाएगी। अभी तक जो समझा है, कुछ परेशानी है इसके अंदर? नहीं है? जैसे इसमें लिखा है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखा है अहस्तक्षेप, बाजार शक्तियां मांग वगैरह जो भी है, इसमें निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या रहता है? सरकारी हस्तक्षेप होता है, स्वामित्व जो रहता है मतलब ओनरशिप जो रहता है वो किसके पास में? गवर्नमेंट के पास में। मिक्स इकोनॉमी के पास में क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी जिसके अंदर सरकार भी इन्वॉल्व है और निजी क्षेत्र भी उसके अंदर है, प्राइवेट भी है और प्लस गवर्नमेंट भी उसके अंदर है। इतना क्लियर हो रहा है? हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारे इंडिया की मिक्स अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है। और जहां पर आप अमेरिका वगैरह जाओगे वहां पे क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां की। ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में एग्जांपल ये दिया है कि उत्तर कोरिया वगैरह, कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं इस पर। अब इसकी कुछ डिटेल जानकारी भी इसके अंदर। इकोनॉमी के फाउंडर पता है कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जिससे मतलब है नहीं कि उनने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। ये क्वेश्चन शायद मे भी पीएससी के प्री एग्जाम में आ भी सकता है कि इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है, तो वो कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने एक प्रिंसिपल भी लेके आया था, लेजिस फेयर सिद्धांत जिसे बोला जाता है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। मतलब अहस्तक्षेप मतलब यानी कि उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा आके बीच में, जैसे गवर्नमेंट आके नहीं बोलेगा इससे राहुल को कि आप ऐसा करो वैसा। हाँ, कुछ पॉलिसी वगैरह जरूर है उनकी, उसके अकॉर्डिंग चलना है, बट यानी कि ज्यादा उसका इंटरवेंशन नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर कुछ विशेषताएं वगैरह, फीचर्स वगैरह भी है। क्या इसमें कंपटीशन पाया जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है? हाँ है, जरूर है। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट की मतलब वही उद्देश्य है अपना तो। ठीक है, और इसके अंदर ये एक पॉइंट अच्छा है, इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, उससे सारी चीजें फ्रीडम है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरवेंशन नहीं है, मतलब कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी यहाँ पे, तो उससे फ्रीडम प्राप्त है यहाँ पे। क्लियर? और ये क्या दिया हो? कंज्यूमर हैज ऑप्शन, मतलब जो कस्टमर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो उसकी मर्जी से चाहे तो ये पेन खरीदे या तो किसी दूसरी कंपनी का पेन परचेज करे, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फिर एक होता है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, आर्थिक असमानता। नाम से क्लियर हो रहा है कुछ? मतलब अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब होता है। इसके अंदर मतलब ये नहीं सोचा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन है, ठीक है, अब आईफोन की जब प्राइस रियल में मतलब वो प्राइस डिटरमाइन करेगी प्राइस कितनी होना चाहिए। ठीक है, तब ये नहीं सोचा जाता है कि गरीब क्या है अमीर क्या है, उनका तो मकसद बस प्रॉफिट ही रहता है। होता है, मतलब कई बार किसी चीज किसी भी गुड्स की इतनी ज्यादा प्राइस होती है जितनी वो एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, रियल में ऐसा है ही, इतनी उतनी प्राइस है ही नहीं। ठीक है,
तो इसमें क्या आर्थिक असमानता पाई जाती है इसके अंदर, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी पाई जाती है इसके अंदर, क्योंकि प्राइवेट है ना यार, वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग प्राइस मतलब वहां पे डिसाइड हो जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है, ठीक है। इसमें जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होती है, मतलब आर्थिक असमानता पाई जाती है। प्राइस मतलब वो खुद जो ओनर है, मतलब जिसका ओनरशिप है जिसके अंदर, वो खुद डिटरमाइन करता है कितनी प्राइस रखना है मुझे। ये नहीं सोचता है कि अमीर कितना रहता है इंडिया के अंदर, गरीब कितना है। उसकी नज़र में सभी, मतलब वो अमीर ही समझता है सभी को, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट जब अपन ये इकोनॉमी पढ़ेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके अंदर एक पॉइंट है आर्थिक समानता। इसमें गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। शासन है इसके अंदर, तो शासन सबके बारे में सोचता है। गरीब किससे है भाई, उनके अकॉर्डिंग मतलब यानी कि प्राइस रखी जाती है यहाँ पे। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट देख लो, वहाँ पे सबके लिए प्राइस सेम है। हाँ, इतनी ज़्यादा हाई फाई वहाँ पे नहीं नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, आर्थिक समानता पाई जाती है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है, आर्थिक असमानता पाई जाती है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले एक हमारे फाउंडर आए जिसका नाम है कार्ल मार्क्स करके, ऐसा कुछ है, ठीक है, दार्शनिक कार्ल मार्क्स करके। उन्होंने एक मतलब बुक्स लिखी जिसका नाम है दास कैपिटल करके, ठीक है। और ये इसका यूज भी किया गया है कुछ सोवियत संघ वगैरह, चीन वगैरह में। इससे कोई भी ज्यादा लेन देना है ही नहीं अपना। इसमें ओनरशिप किसके पास में होती है, गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, मतलब जन कल्याण, मतलब समाज के हित में कुछ अच्छा काम करना, ठीक है। प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग ही रहती है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें कंपटीशन है क्या, इसमें उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं पाया जाता है। केंद्रीय आर्थिक नियोजन, मतलब यानी कि सेंट्रल बेस से कुछ योजना लेके लाई जाती है, तो इसके अंदर वो लेके आया जाता है। जैसे अभी लाडली बहना योजना चली खुद अपने एमपी के अंदर, वो भी मतलब सेंट्रल से लेके ही, मतलब परमिशन होके ही, मतलब, ठीक है। इसमें बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमतें भी कुछ इसके अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, एक आर्थिक समानता पाई जाती है। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर क्या है, मेनली प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। दोनों की ओनरशिप मतलब बराबर ही रहती है इसके अंदर। उसे क्या बोला जाता है, मिक्स इकोनॉमी। हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। इसका उद्देश्य भी क्या रहता है, पब्लिक वेलफेयर ही रहता है इसका उद्देश्य भी, ठीक है। दोनों साथ में मिलके मतलब कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, वो क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। सोशल जस्टिस, जस्टिस सामाजिक न्याय, आर्थिक नियोजन भी इसके अंदर होता है। कल्याणकारी योजनाएं कुछ लेके आया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सेम वही चीज है पूरी। कुछ नया है क्या, इकोनॉमी देखी थी। ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे परमिशन नहीं है, ठीक है। देन अपन ने आगे, अपन जब चले थे इसके अंदर, अपन ने पढ़ा था ये लास्ट, ये सॉरी, लास्ट वाला था ना शायद वो, एक मिनट है ना, इसके अंदर कहाँ है वो, अच्छा, ये ओनरशिप के बेसिस पे अपन ने जब किया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी किया था, ठीक है। अपन थर्ड वाला टॉपिक ये वाला भी करें क्या, दूसरा टाइम है। तो अपना टॉपिक चालू होता है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है। मतलब हमारा जो देश है, ठीक है, हमारा देश या अन्य जो भी देश है हमारे पास, कंट्री है, उसका विकास कितनी तेजी से हो रहा है। कौन सा देश जो विकसित देश है, ठीक है, कौन सा विकासशील देश है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसके टोटल कितने डायमेंशन है यहाँ पर, 3 डायमेंशन है। क्या है, पहला पहला है विकसित, ठीक है। सेकंड क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या है, अल्प
विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो विकसित अर्थव्यवस्था मीन्स मतलब यानी कि जहाँ पर सारी सुविधाएं है, पर्याप्त है, जहाँ पर मतलब इंडस्ट्री वगैरह ठीक है वहाँ का मतलब यानी कि इंडस्ट्री वगैरह वहाँ, एक सेकेंड एक मिनट, जहाँ पर हाई इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो चुका है, जहाँ पर इनकम कैपिटल कितनी है उनकी ज़्यादा है, अधिक है वहाँ पर, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का सही से यूज़ किया जाता है, जैसे यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था होती है। एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था, जहाँ पर अभी विकास चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे हमारा भारत देश। हमारी भारत देश की यदि पूछा जाए कि हमारा भारत देश विकसित के अंदर आता है या विकासशील के अंदर या अल्पविकसित के अंदर, तो हमारा भारत देश किसके अंदर आता है, विकासशील, अभी यहाँ पे प्रोग्रेस जारी है। ठीक है, और एक होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जहां पर मतलब अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, अभी वहां पर सिर्फ काम चालू हुआ है विकास का। ठीक है, तो उसके अंदर आ जाएगा अल्प विकसित इकोनॉमी के अंदर। तीनों बेसिक क्लियर है थोड़ा।